हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंकलकेट लर्निंग। सो बेसिक स्टैट की आपकी क्लासेस चल रही हैं। 8th क्लास है ये हमारी। कोशिश है कि 10 क्लासेस में जो है आपका एक बेसिक लेवल जो है स्टैट का वो क्लियर हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, जो भी एग्जाम आप दें उसमें आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। आज हम 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो 10 मिनट के अराउंड की वीडियो है जो अच्छे से समझा रखा है, बट इट्स ओके, जब कॉन्टिन्यूटी में क्लासेस हैं तो यहाँ से आप बेटर तरीके से देख पाएंगे। सो आज 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दूसरा रहेगा कॉन्फिडेंस लेवल या एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, और तीसरा रहेगा जी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का। ओके, मैं पहले रिलायबिलिटी कोफिशिएंट बता देती हूँ क्योंकि ये इजी सा है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सो देखो, जैसे हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट किया था, यानी कितना कोरिलेशन है उसको जब हम एक मैग्नीट्यूड या एक डिजिट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके आगे कोफिशिएंट वर्ड लगा देते हैं। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट जो प्रोडक्ट मोमेंट वाला था, हाँ प्रोडक्ट मोमेंट का, पियर्सन का, उसको हमने आर से डिनोट किया था। अब आपकी जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है उसका एक फॉर्मूला है आपके पास जो कि रहेगा NR डिवाइड बाई 1 प्लस N-1 R। यूजुअली क्या होता है, इसके अंदर N और R की वैल्यू आपको दी हुई होती है जब भी क्वेश्चन आया है। इसमें क्या पूछते हैं वो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट में, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी 0 से +1 तक। ठीक है जी, कभी भी नेगेटिव में, जैसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को +1 से -1 तक वेरी करता है अपना, सो वो वहां रिलायबिलिटी कोफिशिएंट वेरी कर सकता है, बट अपना ये क्या बोलते हैं इसको, कोरिलेशन कोफिशिएंट माइनस में हो सकता है, बट रिलायबिलिटी आपकी जो विश्वसनीयता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि किसी पे आप विश्वास कर रहे हो तो नेगेटिव में थोड़ी ना करोगे ना। सो विश्वास जो है वो 0 से +1 तक वेरी करेगा। कई बार एक आधा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 0 से +1 वाली वैल्यू सबसे ऊपर दी हुई होती है, तो हमें लगता है अरे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट 0 से +1, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी आपकी, +1 रहेगी, मिनिमम आपकी 0 रहेगी। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला रहेगा जहां पे आपको यूजुअली दिया जाता है कि मान लो 2 टेस्ट हैं या 2 पैरेलल टेस्ट हैं, उनका रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इतना है, हमने उनको कंबाइन कर दिया, या इस तरीके का क्वेश्चन, तो उस ये नंबर ऑफ टेस्ट आप लगा सकते हो, आपको दिया मिलेगा। अगर कुछ नहीं दिया मिल रहा है दैट मीन्स ये 1 है, सो 1 इंटू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, मान लो आपको 0.05 दे दिया या 0.5 दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस देन ये आपका 1 - 1 एंड 0.5, इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो आपकी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की आएगी। इजी सा है, बट ये क्वेश्चन आ जाता है जब भी आना होता है। सो एक ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, जब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, NR डिवाइड बाय 1 प्लस N-1 R, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज जब भी क्वेश्चन आता है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से, इससे बाहर नहीं आता। एक तो ये आता है कि हाँ ये 0 से +1 तक वेरी करता है, एक फॉर्मूला देके आ सकता है। दूसरी चीज जो है ये कैसे वेरी करता है, क्योंकि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट सैंपल टू सैंपल भी तो वेरी कर सकता है ना, यानी हर एक सैंपल की अपनी एक रिलायबिलिटी होती है। जब आप रिलायबिलिटी को बार बार चेक करेंगे तो वो डिफरेंट भी आ सकती है, जरूरी नहीं है हर बार सेम आए, राइट। तो इस तरीके की चीजें यहां से पूछी जा सकती है। अब बात आती है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रॉ लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हम रिजेक्ट या नॉट रिजेक्ट किसको करते हैं, नल हाइपोथेसिस को करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है। सो ये क्वेश्चन लास्ट वाले जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था वहां पे भी मैच द फॉलोइंग में आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो जब आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो तो यानी कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांस हैं, तो यहाँ पे यूजुअली हम 2 चांस लेके चलते हैं, एक 1% का, एक 5% का, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%, या इसको मैं लिख दूं 0.01, और एक होता है 0.05। यानी अगर मैं 100 बार कोई काम करके देख रही हूं तो उसमें से सिर्फ 1% प्रोबेबिलिटी है कि मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यानी 5% प्रोबेबिलिटी है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। 95% जो बच गया वो क्या है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। यहां पे 99% जो बच गया वो आपका कॉन्फिडेंस है कि इतना कॉन्फिडेंस मुझे है कि चीज रिजेक्ट नहीं होगी और मेरा डाटा सही है।
ठीक है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रिजेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूजुअली हम पढ़ते हैं, एक है 0.01, एक है 0.05। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो जो वैल्यू हमने पूरे डाटा के साथ कैलकुलेट की है, तो यहां दो वर्ड आपको नजर आएंगे, एक है कैलकुलेटेड वैल्यू और दूसरा रहेगा आपका टेबल वैल्यू। जब आप टेबल वैल्यू चेक करेंगे 0.01 के ऊपर, वो होती है आपकी 2.58, ठीक है। जब आप 0.05 के ऊपर चेक करेंगे यानी 1.96। ओके, सो जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो, यानी जो हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू ज्यादा आई है इस टेबल वैल्यू से, तो डाटा सिग्निफिकेंट है, डाटा सिग्निफिकेंट, और हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये चीज याद रखनी है आपको। अगर इतना सा याद हुआ तो इसका ऑपोजिट तो याद हो ही जाएगा। अब ये ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज हो सकता है 1.96 से तो ज्यादा हो, लेकिन इससे कम हो, ये भी तो हो सकता है। तो कोई चीज ये पॉसिबिलिटी है कि 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती हो और हमारा डाटा सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी भी है कि जब वो इस पे कर रही है तो ये हो सकता है कि वो 0.01 के ऊपर जो है वो रिजेक्ट ना कर रही हो और वहां पे डाटा सिग्निफिकेंट ना हो, यानी वो वहां पे टेबल वैल्यू ज्यादा हो गई है आपकी। ओके, क्योंकि टेबल वैल्यू ज्यादा होगी सो डाटा जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा और हमारी नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, कांट रिजेक्ट, यानी हम इसको अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी इससे हमें ये समझ आता है कि कोई वैल्यू अगर इससे ज्यादा है, यानी कि टेबल वैल्यू में 0.01 लेवल, क्योंकि ये 99% है ना, तो अगर इससे ज्यादा है तो मेरा डाटा सिग्निफिकेंट है, मैं H0 को क्या कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ, यानी जो 1% प्रोबेबिलिटी है वो बच जाएगी वहां पे। यानी 99% में ऑलरेडी 95 तो इंक्लूडेड है, राइट। 95 में हम 5% का गैप दे रहे हैं, 99 तो एक नैरो गैप हो गया, उसमें तो हम बहुत कम गैप दे रहे हैं गलती का, राइट। यानी अगर कोई चीज यहां पर सही है, यहां पर अगर हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट जो भी चीज कर रहे हैं वहां पे गलती के चांसेस सिर्फ 1% है, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है। इसके साथ साथ आजकल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जी, ठीक है, और उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है SPSS। ये सॉफ्टवेयर में जब आप अपना पूरा का पूरा रॉ डाटा डालते हो तो वहां पे ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं देखता, ये उन वैल्यूज को पी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब ये जो पी वैल्यूज हैं इसको कैसे कंपेयर करेंगे, हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, अरे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, ठीक है। यानी तब हम ये जो टेबल वैल्यू है ना 2.58 और ये 1.96 इसको नहीं देखते, तब हम सिर्फ ये देखते हैं 0.01 है, 0.05 है। उसमें ये जो केस है ये उल्टा हो जाएगा, यानी पी वैल्यू जो है वो कम रहे और अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, तब हमारा डाटा सिग्निफिकेंट है और हम H0 को यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। सो ये चीज याद रखने वाली है। मैं एक बार बिल्कुल क्लियर करके आपको 2-3 चीजें क्लैरिटी से बता देती हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि नल हाइपोथेसिस क्या है, अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, यानी जितना अगर मेरा 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो मेरा 99% कॉन्फिडेंस लेवल है कि मेरा कॉन्फिडेंस है कि वो चीज़ सही है मेरी 99%, सिर्फ 1% गलती के चांसेस है, 1% प्रोबेबिलिटी है एरर की। एक और चीज, मैंने यहां कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखा है और मैं बोल रही हूं कॉन्फिडेंस लेवल, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जब मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रही हूं तो यूजुअली क्या होता है, हम सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल को हम जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। सो वो जो सैंपल है क्या वो मेरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइजेबल है, यानी जो सैंपल से वैल्यूज आई हैं उसको मैं कितना ऊपर नीचे की रेंज में रखूं, इंटरवल में रखूं कि जो मेरा डाटा है वो पॉपुलेशन के लिए सही हो जाए। ओके, सो आपने देखा मैंने 0.01 के ऊपर और 0.05 के ऊपर आपको वैल्यूज बताई, 2.58 और यहां पे बताई 1.96, ये टेबल वैल्यूज हैं। ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल की जब बात करेंगे तो इस लेवल के ऊपर मीन प्लस माइनस 2.58 और सिग्मा एम लगा लो या जो भी है, ये एरर होती है।
ठीक है। ये एरर कैलकुलेट करने का भी अलग से एक फॉर्मूला होता है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, यहाँ पे मीन है, यानी आप 0.05 पे चेक कर रहे हो, सो कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक करने के लिए जो मीन आपको दे रखा है वो प्लस माइनस 1.96 सिग्मा, ये जो आपकी एरर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, हाँ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। सो ये चीज रहेगी, ये आपको याद रखनी है। ये आई थिंक √n और सिग्मा करके निकलती है, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता दूंगी जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो मैं बता दूंगी, आप इसको मत लिखिए बेशक, आप ये याद रखिए। ऑल्दो ये जो इंटरवल वाला क्वेश्चन है ये आपके पेपर 1 में नहीं देखने को मिला है, बट एटलीस्ट आपको ये पता हो कि मीन प्लस माइनस अगर 0.01 का सिग्निफिकेंस लेवल है, तो आप जो है ये वाली वैल्यू जो टेबल वैल्यू है, यानी जो मीन है वो प्लस माइनस इतना, यानी एक रेंज आ गई ना, प्लस करोगे तो आगे की तरफ, माइनस करोगे तो पीछे की तरफ, वो एक इंटरवल आ गया आपका कॉन्फिडेंस का, यानी इसमें अगर वैल्यूज हैं पॉपुलेशन की तो सही है, तो वो चीज याद रखिए। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा है टेबल वैल्यू से, टेबल वैल्यू क्या है अपनी, ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर, तो अपना जो है H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डाटा जो है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, यानी जो हमने चीज निकाली है वो कम है, सो हमारी H0 जो है कांट बी रिजेक्टेड, हमारा डाटा जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पूछते हैं कि डाटा सिग्निफिकेंट कब होगा, वैल्यूज दे दी आपको तो बोलेंगे डाटा सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो वो आपको पता होना चाहिए, डाटा नॉन सिग्निफिकेंट है। दो चीजें हो गई, इसमें से एक चीज याद रख लीजिए, ऑटोमेटिकली दूसरी आपको याद हो जाएगी। एक हमने पढ़ा पी वैल्यू, पी वैल्यू का कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, सिर्फ SPSS में डालने से कैलकुलेटेड वैल्यू को वो पी वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है और वो डायरेक्ट कंपेयर करता है अल्फा वैल्यू से, ना कि टेबल वैल्यू से। अल्फा वैल्यू इज लाइक 0.05 या फिर 0.01, कौन से भी, ओके, जो आपको बोला गया हो क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो जब पी वैल्यू जो है वो कम होती है अपनी अल्फा वैल्यू से, उस टाइम पे ये क्या रहेगा, डाटा सिग्निफिकेंट और H0 रिजेक्ट हो जाएगी। यानी जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो या पी वैल्यू कम हो तो आपका डाटा सिग्निफिकेंट होगा, H0 रिजेक्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये चीज मैंने आपको बता दी है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया, तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ये मेजर चीजें हैं जो आपको याद रखनी जरूरी है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए आप उसको सोल्व कर सकें। एक बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं, और आपका जो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला अगर कोई कंफ्यूजन बचा है तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल और रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 62 क्वेश्चंस पहले की 7 क्लासेस में कर चुके हैं। आज के लिए पहला और हमारे पूरे 10 क्लासेस की सीरीज के लिए 63rd क्वेश्चन है। रिसर्चर ने पी वैल्यूज देखी हैं सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सैंपल्स के लिए, यानी पी वैल्यूज दी हुई हैं। हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि पी वैल्यू जब कम होती है अल्फा वैल्यू से, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, जो कि 0.01, जो कि यहाँ पे 1% का लेवल दे रखा है, सो उससे अगर वैल्यू कम है तो हमारे पास क्या रहेगी जी, H0 रिजेक्ट हो जाती है अपनी नल हाइपोथेसिस, और डाटा मेरा सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, डाटा सिग्निफिकेंट है तभी तो मैं उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही हूं। इन्होंने पूछा है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर कौन कौन सा डाटा सिग्निफिकेंट होगा, तो जो वैल्यू 0.01 से कम होंगी, ठीक है, या फिर 1% से कम होगी। मैं इनको परसेंट में भी तो चेंज कर सकती हूं, कैसे, 004 है, डिवाइड बाय, मैं डेसिमल हटाऊंगी, डिवाइड बाय 1000 इनटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 2 0 से 2 0 कट, यानी 0.4%। देन ये क्या आ जाएगा, 99%, 99.5%, 0.1%, या ये क्या आ जाएगा 1/10 इंटू 100, 0 से 0 10% आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम या तो परसेंटेज में इनको कैलकुलेट कर ले या फिर 0.01 से कंपेयर कर ले कि कौन कौन सी पी वैल्यू 0.01 से कम है। तो देखो जी, ये 0.01 से कम है, ये वाली नहीं है, ये भी ज्यादा है, देन ये वाली भी कम है और ये ज्यादा है। ओके, यानी ए और डी आंसर आना चाहिए लॉजिकली, लेकिन हमें आंसर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उस हिसाब से सिर्फ डी ऑप्शन हमारा फिट बैठता है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो डी ओनली आ जाएगा यहाँ पे। ऑल्दो आंसर ए और डी आना चाहिए, बट यहाँ ए अवेलेबल नहीं है तो हम डी के साथ जाएंगे।
Which of the p values would signify that sample correlation coefficient is significant at 1% level? Again वही चीज, या तो मैं इसको 1% मतलब यानी 0.01 से कंपेयर कर लूं, तो जो वैल्यू 0.01 से कम है तो ये तो 0.02 है, ये 0.9, 0.9, तो वैल्यू कौन सी बची? 0.005 बची। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोरिलेशन की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। For which of the following p values of a test statistic a null hypothesis is likely to be rejected? Again, यानी कौन सी यहां पे जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, कितने परसेंट पे? या तो 0.01 पे या 0.05 पे, राइट? वही चीज तो है यहाँ पे। तो मैं दोनों से कंपेयर करके देख लेती हूँ क्या क्या आंसर आना चाहिए और मेरे पास क्या क्या आंसर अवेलेबल है, राइट? अगर मैं 1% के ऊपर देखती हूँ, सो ये देखो 0.38 ऑफ 2%, यानी ऑलरेडी वो 2% है, 1% तो है नहीं ना, 2% का भी 0.38 निकाल रही हूं मैं। देन यहाँ पे 38% हो गया, ये 2% हो गया, ये आपका 0.46% हो गया। सो लॉजिकली अगर मैं देखूं तो 38% तो अपना 5% और 1% दोनों से ही ज्यादा है। हमें क्या करना है? नल हाइपोथेसिस जहां पे रिजेक्ट हो सके, यानी पी वैल्यू जहां पे कम हो मेरे 1% से या फिर 5% से। तो ये बी वाली तो 5% से भी कम नहीं है, ना ही 1% से कम है, दोनों से ही ज्यादा है, राइट? तो बी तो नहीं आएगा। अगर बी ऑप्शन से कट आउट हो गया तो आंसर मेरा ए सी बच गया। मतलब थोड़ा सा लॉजिकली, और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 और 5% है ना, तो 1 और 5 से ये तो ज्यादा ही है, ये तो 2 चलो ठीक है, 1 से ज्यादा है 5 से कम है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, राइट? बट 38% तो ज्यादा ही है ना भाई। सो बी यानी इन दोनों से ज्यादा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये रिजेक्ट नहीं होगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी नल हाइपोथेसिस। सो हमें तो रिजेक्ट करने को पूछा था, यानी बी ऑप्शन में आएगा नहीं। बी नहीं आएगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, इसको मैं एलिमिनेशन मेथड बोलती हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा, वैसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी आपका आंसर ए और सी ही आएगा। ओके, पी वैल्यूज मैंने आपको ये बता रखा है ऑलरेडी। अ पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 इज नॉट कंसिडर्ड टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, मीनिंग द नल हाइपोथेसिस शुड नॉट बी रिजेक्टेड। पी वैल्यू ग्रेटर देन, हाँ ऑब्वियसली पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी और उसको हम क्या करेंगे? रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलो, अ रिसर्चर कंप्यूट सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है R1, R2, R3, R4, 4 डिफरेंट सैंपल्स के लिए रिस्पेक्टिवली एज देयर पी वैल्यूज। ठीक है, तो ये वैल्यूज ऑब्टेन हुई हैं एज देयर पी वैल्यूज, तो बेसिकली ये पी वैल्यूज ही हैं। कोरिलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट, इनमें से कौन सा कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होगा? 5% के ऊपर। तो जो पी वैल्यू कम होगी 5% से, यानी 0.05 से जो वैल्यू कम होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। 0.03 कम है इससे, ये ज्यादा है, 9 भी ज्यादा है और 0.9 भी ज्यादा है। सो वैल्यू क्या हुई हमारी? ये वाली वैल्यू कम है इससे। तो जो वैल्यू कम है पी वैल्यू किससे? अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। For the following p values of a test statistic, a null hypothesis is likely to be accepted. Again उसी तरीके का क्वेश्चन है कि likely to be accepted किसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अगेन ये देखिए 1% p वैल्यूज है ना, तो ये अगर ज्यादा होता है अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती हूँ, बट मुझे एक्सेप्ट देखना है, यानी अब मेरी p वैल्यू 1% और 5% से ज्यादा होनी चाहिए। कौन सी ज्यादा है? तो देखो b तो ज्यादा है ही, 1% से तो अपनी सी भी ज्यादा है देखा जाए तो। ठीक है, ये क्या हुआ? इसको मैं करूंगी तो ये 42% आएगा, यानी ये 42% और ये 32% दोनों ही मेरी 1 और 5 दोनों से ज्यादा है, यानी ये दोनों ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। बी और डी ऑप्शन में है क्या? बी और डी आ गया। ठीक है, यानी मुझे ये देखना है, मैं दोनों पे देखूंगी। अगर यहां स्पेसिफाई नहीं कर रखा ना 1 और 5, तो मैं दोनों पे चेक करूंगी, क्योंकि दोनों पे अगर वो दोनों से ही बड़ी है तो डेफिनेटली हम उसको एक्सेप्ट ही करेंगे और क्या करेंगे, राइट? सो दोनों से बड़ी, एक अपनी 42% है, एक अपना 32% है। ये 2% और ये वाला इसका 2%, ये 5% से तो अपनी क्या छोटी रहती ना, तो वो गड़बड़ हो जाती वहां पे 5% पे। तो वो 5 और 1 का कंफ्यूजन ही नहीं है जब मेरा बी और डी दोनों ही वैल्यूज ज्यादा है। So if p values is less than या equal to, reject the null hypothesis in favor of alternate, यानी कि अगर p वैल्यू कम है 0.05 या 0.01 से, ठीक है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम उसको एक्सेप्ट करेंगे।
देन ये अल्फा वैल्यू या थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर स्टैट, ये क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली चीज याद रखिए, आपको ऑलरेडी हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो पी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू में, सो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, आप जितना कॉन्सेप्ट समझाया है उसको ध्यान रखिए। A researcher computes sample correlation coefficient 11, 12, 13, 14 from 4 different samples and obtain their p values। तो ये इनकी p values आ गई, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट एट 1%, ठीक है। सो देखो मैं वैल्यूज तो यहां से कंपेयर करूंगी, जो मेरी ये वाली वैल्यूज हैं 0.05 एंड 0.005, ओके। मैं वैल्यूज तो इनसे कंपेयर करके इनको कंपेयर करूंगी 0.01 से, जो इनसे छोटी है वो अपनी सिग्निफिकेंट होगी, बट वो सिग्निफिकेंट होगी तो आंसर में क्या आएगा उसका रिस्पेक्टिवली आएगा 11, 12, 13 या 14, कि कौन से कोरिलेशन कोफिशिएंट के ऊपर वो वैल्यू सिग्निफिकेंट है, राइट। सो इसलिए पहले यहां से कंपेयर करो और यहां पे आंसर दो। सो कंपेयर करेंगे तो 0.01 से कम कौन सी है, तो ये तो 99% हो गई, ये 99.9 हो गई, ये 5% हो गई, देन ये आपकी 0.5%, तो ये वाली वैल्यू कम है ना, राइट। तो आंसर अपना 14 आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये याद रखिए, जब भी पी वैल्यू कम है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस या डाटा सिग्निफिकेंट है, हमारा डाटा सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है, सो वो याद रखिए जितना समझाया है। कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर 1 में, ओके। कोरिलेशन कोफिशिएंट अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव पी वैल्यूज यहां दे रखे हैं, हमें पूछा है कि दो मोस्ट सिग्निफिकेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट बताइए, मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी इनमें से कौन से ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। सो मैं ये पी वैल्यूज कंपेयर कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये पी वैल्यूज देख लीजिए, जो सबसे सिग्निफिकेंट पूछा है तो जो सबसे कम है यानी सबसे लोएस्ट वाली दो वैल्यूज देख लीजिए, तो सबसे कम कौन सी है, एक तो 0.01 है, एक 0.03 है, राइट। तो आंसर बी और डी आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, ओके। देन बात आती है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी वो एक रेंज रहेगी आपके पास, जो मैंने आपको बताई हुई थी वो यही यहाँ पे मेंशन है, m प्लस माइनस 1.96 सिग्मा m, जो एरर है अपनी ये 95% केस के ऊपर जो अपना था, और एक 99% के ऊपर अपनी क्या है, क्योंकि ये क्या है 0.01 का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जहां पे टेबल वैल्यू 2.58 होती है। सो मीन प्लस माइनस 2.58 और ये अपनी एरर जो सिग्मा m है वो कैसे कैलकुलेट होता है, सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन से कैलकुलेट होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय जो आपके टोटल नंबर दिया होता है आपको उससे। सो इसको हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स बोलते हैं, कि ये लिमिट्स हैं, ये हाईएस्ट या ये लोअर इस तरीके से, और जो पूरी रेंज है उस रेंज को या उस इंटरवल को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, ओके जी। ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अ स्कूल प्रिंसिपल गेव अ स्पेलिंग टेस्ट टू 256 स्टूडेंट्स, तो मेरा एन क्या हो गया 256 हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स वाज फाउंड टू बी नॉर्मल, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन दे रखा है जी 42, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 8, probability is 0.95 that mean of corresponding population would be less than the upper limit, तो मुझे अपर लिमिट से लेस देन मतलब वो वैल्यू बतानी है एक तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो अपर लिमिट की वैल्यू बतानी है मेरे पास, क्योंकि अपर लिमिट इज लाइक वो इंटरवल है ना, अपर और लोअर लिमिट जो हमने यहाँ पे बात की हुई है कि अपना m प्लस माइनस 1.96 या फिर 2.58 सिग्मा m, राइट। तो अब हमें पहले तो सिग्मा m निकालना पड़ेगा, सिग्मा m कैसे निकालूंगी, सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट n, ये सिग्मा m, ये एरर आ जाएगी मेरी, एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है। सो ये यहाँ पे सिग्मा है मेरे पास 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 256, 256 किसका 16 का स्क्वायर होता है, तो 8/16 यानी 1/2 आ गई मेरी वैल्यू। तो यानी मैं क्या करूंगी m प्लस माइनस ये अपना 1.96 है, देन आपका सिग्मा m क्या है 1/2 इंटू 1/2, तो इसको यहां से 2 से डिवाइड कट कीजिए, यानी 2 9 18, 2 8 16 यानी 0.98 आ गया, ये देखो, यानी मेरे पास मीन क्या है ऑलरेडी 42 दे रखा है, ये 1/2 निकल आई है। लोकेट z वैल्यू ऑफ 0.95 यानी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 0.95 दे रखी है ना, सो ये किस पे रहेगी, हम 1.96 पे चेक करेंगे। देन अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर मैं 0.95 पे देखूं, सो मीन 42 प्लस माइनस 1.96 इंटू में 1/2, सो यही आ गया जो मैंने आपको बताया था, 2 9 18, 2 8 16, सो 42 प्लस करूंगी इसको तो ये 42.98 आ जाएगा, माइनस करूंगी सो 41.02 आ जाएगा, अपर लिमिट पूछी है सो 42.98 मेरा आंसर हो जाएगा,
ओके जी, सो इस तरीके से यहां से आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाल सकते हो। एरर जो आई है वो एरर को आपको यहां से इस फॉर्मूला में ऐड करना है, तब आपकी लिमिट निकल जाएगी। आई होप आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल वाली चीज समझ आई होगी। अगर गलती से एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। Which of the following value indicates the highest level of significance? So highest level of significance कौन सी रहेगी? ये क्या है? ये 0.1% है, देन ये 1% है, ये 10% है, देन ये 100% हो गया एक तरीके से, तो अपनी 1% रहती है जी। हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 होता है, जिसके अंदर 99% कॉन्फिडेंस होता है और 1% की एरर के चांस होते हैं। सो हाईएस्ट लेवल क्या रहेगा अपना? 1% रहेगा। आंसर मेरा बी रहेगा। ओके, रिसर्चर ऑब्टेन्स द फॉलोइंग पी वैल्यूज। अगेन 5% लेवल पे आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू बतानी है, यानी 5% इज लाइक 0.05। इससे जो जो वैल्यूज कम है वो सिग्निफिकेंट है। तो कौन सी कम है इससे? ये तो ज्यादा है, ये वाली कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है। सो अपनी बी और डी आंसर आना चाहिए लॉजिकली। तो ठीक है, बी और डी है। ओके, सो जो वैल्यू पी वैल्यू जब कम होती है तो हमारे पास क्या आंसर रहता है? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, डाटा सिग्निफिकेंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगेन जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है दो पैरेलल टेस्ट का, ठीक है, वो उन्होंने दे रखा है, यानी आर दे रखा है। मुझे मेरे से पूछा है कि बोथ द टेस्ट आर कंबाइंड, तो एक रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या आएगा? तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? व्हेन 1 प्लस n माइनस 1 आर। ठीक है, अब n क्या है? यहाँ पे दो पैरेलल टेस्ट है, तो n मेरा 2 हो गया, यानी 2 इंटू 0.48 डिवाइड बाई 1 प्लस देन 2 माइनस 1 0.48। ये क्या हो गया? 1 की तो ये 1 ही आएगी, यानी कि 1.48 ऊपर क्या रहेगा? 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 0.96। इसको कट आउट कर लीजिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0.65 आ जाएगा। ठीक है जी, सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का जब भी आता है। देन रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से और कैसे क्वेश्चंस आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रिलायबिलिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जब रिलायबिलिटी हम चेक करते हैं तो वो फिक्स होती है? नहीं, फिक्स नहीं होती है। अगर हम बार बार भी चेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो अलग अलग आए। ओके, हम फिर वो देखते हैं कि कितनी आसपास है या सेम साई है क्या। इट इज कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद देमसेल्फ। सो ये कोरिलेशन दिखाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जब आप मेजर करते हो तो हाँ, ये उसी की ही विश्वसनीयता दिखाता है आपको। सैंपल टू सैंपल वेरी करेगी, डेफिनेटली वेरी कर सकती है। इट वैल्यू वेरी करेगी -1 से +1 नहीं, 0 से +1 तक वेरी करेगी वैल्यू, 0 2 +1। ओके, सो ये गलत हो गया। देन है इट इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ द सैंपल यूज्ड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन। यूजुअली जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी आ रहा है, उसका मतलब प्रिसीजन बढ़ रहा है, रिलायबिलिटी भी बढ़ रही है। सो हाँ, साइज अफेक्ट करेगा इस चीज को, ये बिल्कुल सही है। सो अपने पास बी, सी और ई वाली जो चीजें हैं वो सही है। फर्स्ट वाला गलत है कि फिक्स होती है, फिक्स नहीं होती है, और ना ही हमारी -1 से +1 होती है। -1 से +1 कोरिलेशन कोफिशिएंट वेरी करता है, ना कि रिलायबिलिटी। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन स्कोर्स ऑन 2 पार्ट्स, अगेन 2 पार्ट्स पे आपको एक टेस्ट में 0.5 आर दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ टोटल टेस्ट? तो टोटल टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या होगी? तो हम कैसे निकालेंगे? n r डिवाइड बाय क्या आएगा? 1 प्लस n माइनस 1 r। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखिए, देखो मैं आपके सामने ही बता देती हूँ क्या आंसर आएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। सो मेरे पास क्या है? आर मेरे पास 0.50, 2 पार्ट्स हैं, एन की वैल्यू हो गई 2, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आ गया, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 माइनस 1 0.5। ठीक है ना? हाँ, 0.50। सो ये क्या आ गया? ये तो 1, 2 में से 1 गया 1, 1, सो 1.50, 1 डिवाइड बाय 1.50। जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 6.666666 आएगा, यानी 6.6 ये 0.6 सॉरी 0.666 आएगा, तो ये 0.67 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का, आपको भूलना नहीं है इसको। मैंने भी बार बार लिखा है, अगर आपने कैलकुलेट करते टाइम भी बार बार लिखा होगा तो आपको आ गया होगा ये रिलायबिलिटी कोफिशिएंट NR 1 प्लस n माइनस 1 R। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की? विद इन द रेंज
+1 से -1 होती है, नहीं, ये कोरिलेशन की होती है बिटवीन 0 से 1। रेंज तो ठीक है ये, लेकिन मेरे से मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, सो मैक्सिमम तो मेरी +1 की होती है जी, ठीक है, और मिनिमम 0 रहेगी। तो ये आपके क्वेश्चंस थे तीनों कॉन्सेप्ट से। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो सो मेक श्योर आप कमेंट करके पूछ ले। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।